हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है इलेक्ट्रोलाइसिस को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है बात करते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पे। तो जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस पे कुछ नई नई चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें जो है हमें दिया गया कि हमें MnO2 को प्रिपेयर करना है MnSO4 से एसिडिक मीडियम में, और हमें जो है इतना करंट दिया गया है और उस करंट की इफिशियंसी कितना 85%। इसके अलावा जो है हमसे बोला गया कि हमें 1 kg MnO2 को प्रिपेयर करना है और टाइम हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इन इन्फॉर्मेशन का कैसे हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस तरीके का, तो हम ये लिखेंगे कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें। ये जो इंटर कन्वर्जन हुआ होगा, MnSO4 से MnO2 बना होगा, इसमें जो है रिएक्शन की डायरेक्शन को जो है लिखते हैं हम सबसे पहले। तो रिएक्शन इन्वॉल्व, तो रिएक्शन इन्वॉल्व की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि MnSO4 जो है, जो एक्वस सॉल्यूशन है इन एसिडिक मीडियम, वो जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ है किसमें, MnO2 में। ओके, अब देखिए जो ये हमारा जो रेडॉक्स हाफ दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर रेडॉक्स हाफ में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, +2, और यहाँ पे जो है कितना चार्ज है, +4। तो अल्टीमेटली जो है हमें बात करनी है इसके अमाउंट को लेके, तो हमें इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें इसका अमाउंट निकालना है। अब देखिए ये 4 है और इधर 2 है और एक ही एटम है, मतलब जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एक ही एटम इन्वॉल्व है, तो एक ही एटम से चीज़ों को देखा जाएगा। तो एक एटम के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है। इसका मतलब कि इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो अगर एन फैक्टर 2 होगा तो इसका इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO2 इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर मास, और इसका मोलर मास जो है ध्यान से देखिए कितना आने वाला है, 55। तो इसका होता है 32, इसका मतलब कि हो जाएगा कितना, 87 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर जो कि कितना है, 2 है। क्लियर है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास हमको पता चल गया। अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं Z की वैल्यू। तो Z जो है कितना होने वाला है इसके लिए, तो Z जो है बराबर होता है किसके, E/96,500। ओके, अब देखिए E हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 87/2 डिवाइडेड बाई 96,500। तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब जो है इसके अलावा ध्यान दीजिए कि हमें जो करंट दिया हुआ है उस पर्टिकुलर करंट की इफिशियंसी कितनी, 85%। इसका मतलब ये है कि जो करंट हम सप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम के साथ जो करंट हम दे रहे हैं वो पूरा यूज नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, उसका 85% ही यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू होगी या जो इफेक्टिव करंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव करंट निकालते हैं। तो इफेक्टिव करंट जो है वो हो जाएगा, जो हमें करंट दिया है थियोरेटिकली 25.5 इंटू इफिशियंसी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इतना जो है हमारा हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसके अलावा जो है हमसे क्या पूछा है कि कितना मास हमको प्रिपेयर करना, 1 kg। अब 1 kg का मतलब है कि इसको ग्राम में जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ MnO2 प्रिपेयर्ड इट विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें Z दिया हुआ है, I दिया हुआ है जो इफेक्टिव करंट है। ठीक है, जो मास हमको डिपॉजिट करवाना है या जो बनाना है उसकी वैल्यू पता है, सिर्फ हमको एक चीज मिसिंग है T, और वही जो है रिलेशन में हमें फाइंड आउट भी करना है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, कि जो हमने फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम लिखे थे, तो पहले नियम से हमें पता है कि Z जो है बराबर, M जो है बराबर होता है किसके, ZIT के। ये रिलेशन हमने आपको बताया था। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे M दिया हुआ है, ठीक है, I दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, सिर्फ जो है किसकी वैल्यू जो है नहीं दी हुई है, T की। और निकालना भी हमको क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T को ही निकालना है। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका मतलब कि 1000 इट विल बी इक्वल्स टू Z जो कि बराबर है किसके, 87/2 डिवाइडेड बाई 96,500। इफेक्टिव करंट जो कि 25.5
इंटू 0.85 है और इंटू टी। क्लियर है? अब देखिए टी निकालना है बस, तो टी की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, तो टी हो जाएगा 1000 इंटू 96,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 25.5 इंटू 0.85। क्लियर है? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे टाइम जो है सेकंड में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज की जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग टाइम सेकंड में आने वाला है। तो टाइम जो है सेकंड में जो नियर अबाउट आएगा वो आएगा 10⁵ सेकंड के। इसका मतलब ये है कि इतने मास को डिपॉजिट करने के लिए हमें जो टाइम लगने वाला है वो कितना है, 10⁵ सेकंड। तो ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे करंट इफिशियंसी दिया हुआ था और उसका यूज करके कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो सिंपली जो है हमने सबसे पहले जो है, ठीक है, एक प्रोसेस डेवलप की, रिलेशन में वैल्यू पुट की, आसानी से आंसर निकल के आ गया। अब इसके अलावा जो है बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, उसमें भी करंट इफिशियंसी है, लेकिन उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक कन्वर्जन का यूज हुआ है, इसमें तो इनऑर्गेनिक कन्वर्जन था। ठीक है, ये जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी जो है करंट इफिशियंसी का ही यूज किया गया है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था लगभग वैसा ही जो है हमें अप्रोच लेना है। तो सबसे पहले तो ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सी रिएक्शन जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं और ये जो है कन्वर्ट हुआ है किसमें, एनिलीन में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो है जब इस पर्टिकुलर इंटर कन्वर्जन की बात करें कि इंटर कन्वर्जन जो है किससे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले कि जो है कितना जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन एसोसिएटेड है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो है कितना चार्ज आएगा, तो यहाँ देखिए एक तो कार्बन से कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली जो है अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो खींचेगा लेकिन कार्बन देगा, तो इससे जो है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे ही खींचेगा तीनों के तीनों से, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -3। इसका मतलब कि ये जो है +3 से नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, -3 में। तो इसका मतलब लॉस और गेन इन इलेक्ट्रॉन, लॉस और इनफैक्ट यहाँ तो गेन हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्टली गेन लिखते हैं, तो गेन इन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6। अब सिंपल सी बात है कि अगर 6 है तो हमें इसका ये पता चल गया कि इसका जो है एन फैक्टर कितना है, 6 है। तो अगर एन फैक्टर 6 है तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास जो है कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल्स टू मोलर मास, जो कि मोलर मास अगर निकालोगे इसका नाइट्रोबेंजीन का जो है सम करोगे तो अराउंड जो है कितना आएगा, 123 आएगा। ठीक है, तो 123 को जो है हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो इतना जो है इसका इक्विवेलेंट मास होगा नाइट्रोबेंजीन का, जिस सबस्टांस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब देखिए इसके अलावा जो है ये लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है कि 50% इफिशियंसी है और जो है कितना अमाउंट की जो है बात हो रही है। जैसे इसमें ध्यान से देखेंगे तो 12.3 ग्राम की बात हो रही है कि 12.3 ग्राम के साथ ही हम ये काम कर रहे हैं, या पर्टिकुलर ये कन्वर्जन सिर्फ इतने ही मास के लिए। तो इतने मास में जो है कितना इक्विवेलेंट होने वाला है ये देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन्वॉल्व, डायरेक्टली इसी तरीके से लिखते हैं, इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। और किसकी बात करें, नाइट्रोबेंजीन की। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका गिवन मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास भी पता है, तो हमारा फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल सा है कि गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, मतलब कि 12.3 डिवाइडेड बाई 123/6। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.6। अब 0.6 इक्विवेलेंट है। अब ध्यान दीजिए कि जो रिलेशन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डेवलप करवाए थे उसमें ये मैंने बोला था कि जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फेराडे होगा, क्योंकि 1 फेराडे का मतलब होता था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पे 0.6 आया तो इसका मतलब कि 0.6 इक्विवेलेंट के साथ ये इंटर कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कितने फेराडे चाहिए होगा, 0.6 फेराडे चाहिए होगा। मतलब नंबर ऑफ फेराडे required for 0.6 equivalent equals to 0.6 फेराडे। लेकिन हाँ
ये लिखने से सवाल खत्म नहीं होता। सवाल इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि एक चीज इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या है, 50% करंट इफिशियंसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चार्ज दिया था 50% तो वेस्ट हो गया, और यूज कितना होगा, आधा ही होगा। इसका मतलब कि 0.6 फैराडे तो हमारी नीड है, लेकिन हमें जो है चार्ज इसका क्या देना होगा, डबल, क्योंकि आधा तो वेस्ट चले गया। तो अल्टीमेटली जो है अगर हम बात करें कि कितना फैराडे जो है ओवरऑल यूज्ड हुआ होगा चार्ज, ठीक है, तो टोटल चार्ज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, तो उसको जब लिखेंगे तो उसमें जो है क्लियर कट दिख रहा है कि इसका डबल मतलब कि 1.2 फैराडे। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है कि इतना चार्ज जो है क्या हुआ होगा, यूटिलाइज हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 50% वेस्ट हो रहा है, 50% ही यूटिलाइज हो रहा है, रिक्वायरमेंट इतने की है। अब इसके अलावा जो है दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कितनी जो है इन्वॉल्व है इसमें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 3 वोल्ट हो। अब देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, आपने जो है इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो Q इंटू वी हो जाएगा। क्लियर है, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज हम निकाल चुके हैं, इसको फैराडे को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो E जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1.2 इंटू 96,500, और वोल्टेज जो है कितना है, 3 वोल्ट, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट जूल में आएगी, और ये जो है नियर अबाउट आ जाएगा कितना, ठीक है, इतना, मतलब 347400। तो इतना जूल जो है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूटिलाइज करनी पड़ेगी अगर हमें इस पर्टिकुलर इंटर कन्वर्जन को करवाना है। तो ये हमारा देखो दूसरा सवाल था जिसमें हमने ऑर्गेनिक इंटर कन्वर्जन के लिए जो है इसको सॉल्व किया, जिसमें करंट इफिशिएंसी भी इन्वॉल्व था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एसोसिएटेड था। तो ज़्यादातर सवाल लगभग इसी तरीके के होंगे, कुछ और वेराइटीज़ होंगी जिसको जो है हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी यहाँ पे छोड़ दे रहे, और डिस्कशन बाकी है, लेकिन हाँ उससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन डिपॉजिट होगा, कौन लिबरेट होगा, इसके बारे में भी तो पहले थोड़ी नॉलेज ले ली जाए, तभी तो ऐसे क्वेश्चन करने में जो है हम समझ पाएंगे कि किसको जो है हमें इलेक्ट्रोलाइज करना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें ये खुद से समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होगा, क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले जो है इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा के जो है हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो आइए जो है थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लिया जाए, जैसे कि मैंने बात की थी। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बेसिक अप्रोच की बात करते हैं। तो बेसिक अप्रोच का मतलब है कि शुरुआत हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl ये हमारा सबसे बेसिक अप्रोच है, ठीक है, बहुत बेसिक है। क्यों, क्योंकि मोल्टन NaCl का मतलब जो है क्या है कि हम लिक्विड NaCl की बात कर रहे हैं, और लिक्विड का मतलब है कि ये एक्वस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो Na+ लिक्विड लिखेंगे, Cl- भी लिक्विड लिखेंगे, मतलब इसका जो प्योर NaCl सॉल्यूशन होगा उसमें दो ही आयन है, Na+ और Cl-। अब क्या है कि हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में तो इस पर्टिकुलर आयन का रिडक्शन होगा और इस पर्टिकुलर आयन का ऑक्सीडेशन होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख के सॉल्व करें, ठीक है, इस बेसिक प्रॉब्लम को या बेसिक अप्रोच को, तो रिएक्शन एट एनोड, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट भी क्या होगा, तो उसमें Cl- रिड्यूस होगा किसमें, ऑक्सीडाइज होगा Cl2 में आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है एनोड का, तो प्रोडक्ट जो है क्या होगा, क्लोरीन गैस। तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। अब देखिए वहीं जो है जब हम बात करेंगे कैथोड की, कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे जब बात करने वाले हैं तो Na+ का रिडक्शन होगा और ये जो है रिड्यूस होके बनाएगा Na सॉलिड, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है, ये प्रोडक्ट होने वाला है हमारा सोडियम मेटल। अब जनरली जब ऐसी रिएक्शंस को कराते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ और होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किससे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ
इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि सेल रिएक्शन को इंटरफेयर ना करे, उसमें पार्टिसिपेट ना करे, विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो क्वेश्चन में इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कई बार पढ़ते वक्त कि हमको जो है क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, किस इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस की बात हो रही है। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच था NaCl के बारे में, लेकिन NaCl में चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमें बहुत वैरायटी पढ़नी है NaCl के बारे में। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ी शुरुआत में NaCl मोल्टन के बारे में कि NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो किस तरह की सिचुएशन होगी। अब जब भी किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का मोल्टन सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा, तो मोल्टन सॉल्यूशन में सिर्फ उसी के आयन होंगे, उसके अलावा और किसी के आयन नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में जो है सिर्फ उसी के आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, क्योंकि सोल्ट की बात करें तो एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, तो क्लियर कट है कि कैटायन का रिडक्शन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम बात करेंगे एक्वस फॉर्म की, तो एक्वस फॉर्म में जो है क्या होगा, उसके साथ साथ वाटर भी ऐड हो जाएगा। और वाटर का मतलब है कि वहां पे भी जो है वो कुछ ना कुछ आयनाइज होता है, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब कि उसके भी पर्टिकुलर आयंस होंगे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो मतलब ये है कि जब हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है, कि वाटर के एडिशन से क्या होगा, तो शुरुआत में जो है हम पहले इसी को समझ लेते हैं कि यार वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो NaCl का हमने लिख लिया। अब जो है इसके बाद इसी में, ठीक है, समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl को, सॉरी वाटर का, और उसके बाद जो है फिर से हम NaCl की बात करेंगे लेकिन एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा एडिट करके जो है अब बात करेंगे किसकी, H2O की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। और कई बार क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस को जो है, ठीक है, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसमें स्लाइटली जो है हमें एसिड वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस आसान हो जाए। तो हम जो है रिएक्शन लिख लेते हैं, तो रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, वाटर के लिए। तो वाटर के फॉर्म में जो है अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है कि H2 प्लस हाफ O2 में इसका कन्वर्जन होता है। अब किस तरीके से होता है वो लिख लेते हैं। तो एनोड पे क्या है कि हमें पता है ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में H2O जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है किसमें, O2 में, प्लस ट्वाइज H प्लस आयन प्लस ट्वाइज इलेक्ट्रॉन। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड, भली प्रोसेस एनोड की हो रही है लेकिन हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, ये होता है 1.23 वोल्ट। अब जो है यहाँ पे रिडक्शन होता है वाटर का, और रिडक्शन में जो है H2O कन्वर्ट होता है H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है, और इसको जो है हम 2 ले लेंगे। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस इंटर कन्वर्जन को अचीव करेगा, और यहाँ पे इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड वो -0.83 वोल्ट होता है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एनोड का प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट है O2 गैस, एनोड पे जो है ये गैस जो है रिलीज होगी। और जब हम बात करेंगे कैथोड के प्रोडक्ट की, तो कैथोड के प्रोडक्ट के रूप में जो है हमें क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है। अब देखिए सारी जो है चीज़ें यहीं से कोरिलेट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है अगर दोनों को मिला दें, NaCl और H2O का मिला के एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दें, तब उस सिचुएशन में जो है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हम जो है इसको किस पे कराएंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब जो है हम बात करने वाले हैं उन केसेस की जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं। और ये बोलते ही आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि अब तो यार H2O भी कर सकता है, वो सोल्ट भी कर सकती है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी है जो हमको हेल्प करेगी और बताएगी कि किसका जो है ऑक्सीडेशन होना चाहिए और किसका रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे किसकी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की। क्योंकि जब जब हमें एक से ज़्यादा आयन से डील करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, तब हम उसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लिखने वाले हैं किसको, तो अब हम लिखने वाले हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी।
अब देखिए इस पर्टिकुलर थ्योरी का आपको जो है जस्टिफिकेशन पता चल गया कि क्यों इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसका जो है मतलब स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन मोर देन वन सबस्टेंस, जिसमें आयन भी हो सकता है, compete in oxidation at anode, then the substance which have higher value of oxidation potential will oxidize first। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है कि इसमें जो है बोला जा रहा है कि जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस या आयन कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन एट एनोड पे, तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी के ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि भाई पहले कौन जाएगा, तो पहले वही जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा होगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या बात आएगी निकल के, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है अगर हायर होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। ये तो जस्टिफाइड भी और आपको पता हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें और अगर हम इसको जो है कैथोड के लिए लिखें रिडक्शन के लिए, तो उसमें जो है क्या स्टेटमेंट आएगा, जो कि आप आसानी से कोरिलेट भी कर सकते हो कि अगर रिडक्शन हो, ठीक है, किस पे, कैथोड पे, तो वहाँ पे जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा स्टेटमेंट बदल जाएगा और अब जो है हम बात करेंगे विद अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अगर एक से ज़्यादा सबस्टेंस कम्पीट कर रहे हैं कैथोड पे रिडक्शन के लिए, तो उसका रिडक्शन पहले होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। तो वही पहले रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट होगा। तो ये क्लियर हो गया। दोनों स्टेटमेंट जो है नोट कर लेने और इसको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन उसका होगा एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और रिडक्शन कैथोड पे उसका ज़्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल से सीधे स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमें दोनों में रिडक्शन ही दिया हो, क्योंकि हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो दिया रिडक्शन ही होता है, तो कैथोड पे देखना तो आसान होता है। लेकिन एनोड पे जो है जब हम बात करते हैं तो हमें रिडक्शन में उल्टा जो है रिलेशन देखना होता है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि एनोड पे वो पहले डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़। अब जो है बात कर लेते हैं जिसके लिए हमने इसको डेवलप किया था, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को, कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं तब जो है क्या सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की, वहीं से तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आपको जो है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन माननी है। इसका मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट डिजॉल्व्ड है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सफिशिएंट अमाउंट डिजॉल्व्ड है। तो सफिशिएंट अमाउंट डिजॉल्व्ड है मतलब जैसे सॉल्वे प्रोसेस आपको याद होगा, तो सॉल्वे प्रोसेस में हम NaCl एक्वस को ही जो है कन्वर्ट करते थे किसमें, कॉस्टिक सोडा में, और उसका जस्टिफिकेशन में मैं आपको दे दूंगा कि कैसे जो है वो काम हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं NaCl एक्वस का तो क्या क्या जो है चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और सिर्फ हमें ये टेबल जो है, ठीक है, सबके लिए बनानी, सिर्फ हमें ऊपर चीज़ें बदलती रहनी, नीचे जो है बात एक ही रहनी है। सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होंगे या कौन सी रिएक्शन जो है यूज होगी, इसमें चेंजेज आने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड,
आप क्यों बात ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अब एक से ज़्यादा रिएक्शन संभव है। वैसा यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल रिएक्शंस एट कैथोड। अब NaCl एक्वस की बात हो रही है तो दो चीजें हमेशा दोनों तरफ लिख लेनी है वाटर को लेके, ठीक है। जब भी कोई एक्वस बात हो रही है, चाहे NaCl हो चाहे कोई सी भी सॉल्ट हो, वाटर वाला यहाँ पे लिख लेना। कैथोड की बात हो रही है तो पानी का रिडक्शन की एक्सप्रेशन क्या होगी, तो पानी के रिडक्शन की एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की होगी, हाफ H2 प्लस OH माइनस। क्लियर है। इसका E नोड जो है हमने लिखा था कि कितना था, -0.83 वोल्ट। अब देखिए इसके अलावा जो है दूसरा हमारा रिडक्शन जो है इस केस में किसका होगा, सोडियम आयन का, और वो जो है जब रिड्यूस होगा किसमें, Na में, तो यहाँ पे इसका E नोट दिया हुआ है, रिडक्शन जो है कितना होता है, -2.71 वोल्ट। अब देखिए ये पहली रिएक्शन इन्वॉल्व है जो हो सकती है और ये दूसरी रिएक्शन जो हो सकती है। वैसे यहाँ पे जो है दो क्या रिएक्शन हो सकती है, तो पहली रिएक्शन यहाँ पे जो संभव है वो वाटर का ऑक्सीडेशन है, और वाटर का जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें H2O जो है कन्वर्ट होगा किसमें, ठीक है, O2 में, प्लस ट्वाइस H प्लस आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी लिखना रिडक्शन पोटेंशियल ही, और वो जो है कितना होने वाला है, वो होने वाला है 1.23 वोल्ट। अब देखिए दूसरे की हम बात करते हैं, तो दूसरा जो है यहाँ पे जो होगा वो है क्लोरीन का, कि Cl माइनस जो है कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 में, ठीक है, हाफ Cl2 में, और यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि, ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होगा 1.36 वोल्ट। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके, तो हमारे पास जो है एक रिएक्शन दोनों तरफ जो है वो वाटर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एसोसिएटेड है, और दूसरी रिएक्शन उस पर्टिकुलर सॉल्ट के, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एसोसिएटेड है। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में। एक जनरल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NaCl घुला हुआ है। अब इधर ध्यान से देखिए कि यहाँ जो है अगर हमें कंपैरिजन करना है एनोड पे, ठीक है, तो एनोड पे जो है किस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमने बोला था कि एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका जो है डिस्चार्जिंग होगी, या वो जो है लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, और उसमें जो है अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल से बोलें तो जिसका कम होगा। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों में किसका कम है, तो कम तो किसका है, इस वाले का है, H2O का। लेकिन जो है जब आउटकम देखा गया तो आउटकम में तो ऐसा नहीं मिला, और आउटकम में जो है देखा गया कि कौन सी रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिला, इसके अकॉर्डिंग। इस पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि प्रोडक्ट किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मिला है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो कैसे हुआ इसको हम जस्टिफाई करेंगे अभी। अब देखो इधर आ जाते हैं, तो इधर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें जो है देखना है किसको, क्योंकि कैथोड की बात हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल से देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन का जो है अगर हम ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो एनोड पे जो है प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एनोड पे प्रोडक्ट मिलेगा Cl2, और वहीं जो है कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, H2। और यही चीज़ हमें ऑब्जर्व होती है सॉल्वे प्रोसेस में कि यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है निकलता है एनोड पे, और वो कैथोड पे जो है कौन लिबरेट होता है, H2। अब इसके अलावा देखिए सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, तो सॉल्यूशन में हो रहा है कि इस रिएक्शन से सॉल्यूशन अल्कलाइन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब H2 निकल रहा है तो OH माइनस आयन छोड़ जा रहा है, इसका मतलब कि अल्कलाइन नेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में। तो अल्टीमेटली जो है किसका सॉल्यूशन बनता है, कॉस्टिक सोडे का, और वही जो है सॉल्वे प्रोसेस में हम बनाते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया होगा कि भाई ये क्यों हुआ, होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, लेकिन हो ये गया है। क्यों हो गया है, तो इसलिए हो गया कि कंसंट्रेशन अपना रोल प्ले करती है। तो जब कंसंट्रेशन अपना रोल प्ले करती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा डेफिनेट सी बात है कि उसके आयन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास जो है एक के 100 आयन है और दूसरे के 2 आयन है, क्योंकि वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
तो उसमें तो आयंस की संख्या बहुत कम होगी। तो क्लियर कट है कि जब आयन के डिस्चार्जिंग की बात होगी तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली उसका चांस भी बढ़ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे Cl- की जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से ये डोमिनेंट हो गया है किस पे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे, इसलिए जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसमें बोलते हैं कि ये जो है काइनेटिकली फेवर्ड हुआ है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्जिंग की रेट है वो इससे अधिक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से यही आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इसमें ध्यान रखना है कि ये काइनेटिकली क्या है, फेवर्ड है। ये इसका लॉजिक है जो आपको जो है याद रहना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन हो ये गया क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। पहली बात समझ में आई कि हमने जो है इसमें क्या किया है, और ये पर्टिकुलर किसके लिए गया है, जब फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड हो या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब जनरल कॉन्सेंट्रेशन के लिए इस तरीके के रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। किसका यूज करके, इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये भी तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, जब आप ये बोल रहे हो कि इसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका हो रहा है, तो इसका भी तो हो सकता है, फिर ये क्यों ले लिया इसमें, यहाँ लग रहा है यहाँ नहीं लग रहा है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो जैसे ही डिपॉजिट होगा वैसे ही रिएक्ट कर लेगा। इसका मतलब जो है उसको जो है हमें सॉल्यूशन से सेपरेट करना होगा, और ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है वो उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वो भी हम एक केस आपको बताएंगे जिसमें हम सोडियम को इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सेपरेट करके इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, वो भी केस हम डिस्कस करने वाले हैं NaCl का। तो फिलहाल जो है अभी के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको याद रखना है, जो सॉल्व प्रोसेस का एग्जाम्पल भी है, कि यहाँ जो है क्लोरीन गैस एज ए प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे, और कैथोड पे जो है क्या मिलने वाला है, H2। इसका रीजन हमने बात किया क्या है कि ये काइनेटिकली फेवर्ड है, ठीक है, क्लियर कट याद रहना चाहिए। अब देखिए दूसरे केस को डिस्कस करते हैं, और दूसरा केस जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो डाइल्यूटेड NaCl का इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब यहाँ से आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि यार जो है डाइल्यूटेड की बात हो रही है, तो डाइल्यूटेड का मतलब है कि अब तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रोल हो गया ख़त्म। पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रोल इसलिए था क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब जब डाइल्यूटेड हो गया तो इसका मतलब इनके आयन की संख्या भी क्या है, कम हो गई। अब जब भी ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी डाइल्यूटेड का केस होगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से जो है चीज़ें आएंगी। मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का जो है आपको ध्यान, मतलब समझ में आ रहा है लॉजिक, कि जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर होगी तभी वो जो है 100% वैलिड होगा, नहीं तो आपको जो है प्रोडक्ट जो है उससे डिफरेंट मिल सकते हैं, जो कि हमने देखा पिछले वाले केस में। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, यहाँ पे सिंपली सीधे सीधे प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब ये होने वाला है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, इसका E0 लिख लेते हैं, कितना था 1.36 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका रिडक्शन होगा, सॉरी ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा। तो दोनों सिचुएशन में मिल गया कि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल आई है तो इसका रिडक्शन होने वाला है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम है तो इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। मतलब दोनों ही प्रोडक्ट पानी के अकॉर्डिंग हो गए। मतलब एनोड का प्रोडक्ट जो है क्या होने वाला है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड का जो है प्रोडक्ट क्या होने वाला है, H2 गैस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंपली वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, NaCl उसमें वैसा ही पड़ा रहेगा। अब देखो इससे कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठीक है वाटर का तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, लेकिन क्या सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। तो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जो कि हम बाद में बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। तो डाइल्यूटेड सिचुएशन का याद रहेगा। तो डाइल्यूटेड सिचुएशन में अगर हम किसी भी सॉल्ट का कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट का, जो कि इस तरीके की हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका ऐसा कर देंगे, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। तो उसमें जो है हमें सिंपली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगानी। क्या लगाना? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें जो है इसको इम्प्रूव किया जाए, और इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह जो है अब Hg इलेक्ट्रोड को लें, मरकरी इलेक्ट्रोड को। तो मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज करें और डाइल्यूटेड पे ही बात कर लेते हैं शुरुआत में, ठीक है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन का जो रोल था
वो खत्म है, कॉन्सेंट्रेशन का रोल खत्म है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पे भी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आएंगे। ऑलरेडी लिख चुके हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से क्या है, वाटर का जो है ऑक्सीडेशन होने वाला और वाटर का रिडक्शन होने वाला, क्योंकि ये तो पोटेंशियल वाइज जो है कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, ये पहले फर्स्ट होंगे और जब ये पूरा हो चुका होगा तब इनकी बात आएगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्टेंट और आउटकम सेम आने वाला है। एनोड पे O2 निकलेगा और कैथोड पे जो है क्या मिलने वाला है, H2 मिलेगा। याद रहेगी ये चीज़, क्योंकि हम किसकी बात करें, डाइल्यूटेड की। अब देखिए, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि इसमें एडिशनली जोड़ने वाले हैं, और वो ये है कि अगर हम डाइल्यूटेड ना लें तो डाइल्यूटेड नहीं लेंगे तो उस सिचुएशन में आउटकम क्या आएंगे, मतलब अब तो कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले करेगी, मतलब अब काइनेटिकली जो है हमारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन अधिक है किसका, Cl माइनस का, तो Cl माइनस का अगर कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो काइनेटिकली इसका जो ऑक्सीडेशन है ये फेवर कर जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन अगर फेवर कर जाएगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। रीजन तो आपको याद रहेगा ना, काइनेटिकली फेवर्ड है जो हमने सबसे ठीक है पहले वाले केस में लिखा था एक्वस के, मतलब प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो प्रोडक्ट होने वाला है क्या, Cl2 गैस। अब देखिए यही जो है जब हम कैथोड पे बात करेंगे तो कैथोड पे जो है अब Hg के साथ खास बात क्या है कि सोडियम जब डिफ्यूज होगा तो वो Hg के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, सॉरी जब डिस्चार्ज होगा तो Hg के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और वो उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, एमेलगम। तो अगर वो उसके साथ एमेलगम बना लेगा तो हमारा काम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि सोडियम सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया और वही हम चाहते थे। तो इसका मतलब कि वो जो हमारी प्रॉब्लम थी पहले कि हाईली रिएक्टिव मेटल था, क्योंकि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या बोला था कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो जो है जब तक सॉल्यूशन से अलग नहीं होगी तब तक जो है उसका रिडक्शन करवाना संभव नहीं है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से तो ये आउटपुट आना चाहिए था, इसमें ये आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो गई है इन दोनों की। तो अब जो है Hg का यूज करने से काइनेटिकली ये फेवर्ड हो जाएगा, तो काइनेटिकली फेवर्ड हो जाएगी, और इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होके किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम एमेलगम का। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो है सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहा है और आसानी से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस संभव है। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट क्या होने वाला है, सोडियम मेटल। इनफैक्ट हम एमेलगम बोलेंगे कि हमें जो है एमेलगम मिलेगी, तो सोडियम मेटल जो है इसमें डिपॉजिट होकर एमेलगम का फॉर्मेशन करेगी। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, जैसे मैंने बोला भी था कि हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे जिसमें सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो। अब देखिए ये हमने इतनी सारी वैरायटी जो है डिस्कस की किसके लिए, NaCl के लिए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड को लेके, और ये सारा जो है हमने लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक्स का क्या रोल है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का क्या रोल है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। अब जो है जो हमारा अगला सेक्शन है उसमें जो हम अगले सॉल्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि उनमें जो है किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज जो है आप इसको और पिछले वीडियो लेक्चर को कोरिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें।